हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NFR टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास में मौर्योत्तर काल के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 22 तक कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 23 से 44 तक करेंगे व्याख्या के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो क्यों पसंद नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 23, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों पर अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। 1 अश्वघोष, 2 वसुमित्र, 3 कालिदास, 4 कंबन। उत्तर कोड है ऑप्शन नंबर ए 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी वे सभी। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार से संबंधित थे और वसुमित्र भी जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में थे। कंबन जो है 12वीं शताब्दी के हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अश्वघोष कनिष्क के एक राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संहिता की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे जबकि कंबन 12वीं शताब्दी के थे। प्रश्न नंबर 24, अश्वघोष किसका समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए अशोक का, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क का, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क का। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी चरक, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। पतंजलि जो थे वो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं थे। ये मौर्यों के पतन के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो पतंजलि जो थे वो शुंग वंश से संबंधित थे। व्याख्या देखते हैं। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्स तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी पार्स, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। विशाखदत्त जो थे वो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी चंपा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती। श्रावस्ती का उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है। तो इसी व्याख्या देखते हैं। रब तक अभिलेख अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रब तक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम लिखित हैं जो हैं साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 28, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए सुश्रुत, ऑप्शन नंबर बी वाग्भट, ऑप्शन नंबर सी चरक, ऑप्शन नंबर डी जीवक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चरक और ऑप्शन नंबर डी जीवक। दोनों ने ही जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी और डी। व्याख्या देखते हैं। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राज्य वैद्य जीवक, कनिष्क का राज्य वैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैद्यक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी और डी दोनों हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 29, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ लेख, ऑप्शन नंबर बी बेसनगर लेख, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या लेख, ऑप्शन नंबर डी हाथी गुम्फा लेख। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अयोध्या लेख। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है।
जिसकी व्याख्या देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रश्न नंबर 30, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? ऑप्शन नंबर ए सातवाहन, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी कण्व, ऑप्शन नंबर डी गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कण्व या कण्व। शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश ने भारत पर राज किया। व्याख्या देखते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा देवहूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी खारवेल, ऑप्शन नंबर सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर डी वासुदेव, ऑप्शन नंबर ई समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था वो सातवाहन शासक था। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक या सिंधुक ने की थी। जो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी या सातवाहन शासक, इसको जो है नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है तथा वेदों का आश्रय भी कहा गया है। और इसे जो है खतीय दप मन मदा अर्थात क्षत्रियों के दर्प को दमन करने वाला भी कहा गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। सातवाहन वंश का जो है अंतिम प्रतापी शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। प्रश्न नंबर 32, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन नंबर ए सातवाहन, ऑप्शन नंबर बी पल्लव, ऑप्शन नंबर सी चोल, ऑप्शन नंबर डी चालुक्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो सातवाहन था। मौर्यों के बाद तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी, उसके बाद शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया, कण्व वंश के बाद जो है सातवाहन वंश आया। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधु, सिमुक या शिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। सातवाहनों की जो है सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण में इनकी संख्या जो है 29 या 31 बताई गई है। प्रश्न नंबर 33, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ऑप्शन नंबर ए चेर, ऑप्शन नंबर बी चोल, ऑप्शन नंबर सी पांड्य, ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सातवाहन। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 34, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन नंबर ए पांचाऊ, ऑप्शन नंबर बी पानयांग, ऑप्शन नंबर सी हुआंग टी, ऑप्शन नंबर डी हो टी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पांचाऊ। चीनी जनरल पांचाऊ ने कनिष्क को हराया था। चलिए व्याख्या देखते हैं। चीनी सूत्रों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाऊ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान भीम कटफिसेस के रूप में करते हैं। तथापि यदि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मौर्य वंश और कुषाण वंश, दोनों ही उत्तर होगा। क्योंकि देखिए मौर्य वंश की भी सीमाएं भारत से बाहर थी अफगानिस्तान तक, ठीक है, और कुषाण वंश की जो सीमाएं थी वो उत्तर में चीन के तूफान तक थी और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी तक थी, और कुषाण वंश की जो सीमा थी वो नर्मदा नदी थी। तो इस तरीके से जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा बी और सी। ठीक है,
चलिए व्याख्या देखते हैं। मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्यों की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थीं। सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी। काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तूफान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। प्रश्न नंबर 36, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन के काल में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा जो है आरंभ हुई थी कुषाण काल में। चलिए व्याख्या देखते हैं। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ए हड़प्पा सभ्यता, उसके सामने दिया है चित्री धूसर मृदभांड। बी कुषाण, उसके सामने दिया है गंधार कला शैली। सी मुगल, उसके सामने दिया है अजंता चित्रकारी। डी मराठा, उसके सामने दिया है पहाड़ी चित्र शैली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण, गंधार कला शैली। गंधार कला शैली का जो विकास हुआ है वो कुषाण के समय ही हुआ है। चलिए व्याख्या देते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक गंधार शैली, 2 मथुरा शैली। अन्य युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 38, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। ऑप्शन नंबर ए कुषाणों के समय, ऑप्शन नंबर बी गुप्तों के समय, ऑप्शन नंबर सी अकबर के समय, ऑप्शन नंबर डी मौर्यों के समय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुषाणों के समय। कला की गंधार शैली कुषाणों के समय फली फूली। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सूची 1, सूची 2। राजवंश सिक्कों की धातुएं। ए कुषाण, उसके सामने दिया है स्वर्ण एवं ताम्र। बी गुप्त, उसके सामने दिया है स्वर्ण एवं रजत। सी सातवाहन, उसके सामने दिया है स्वर्ण। डी कलचुरी, उसके सामने दिया है स्वर्ण रजत एवं ताम्र। इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। सातवाहनों ने जो है स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे, इन्होंने जो है तांबे के सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्के चलवाए और शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे। प्रश्न नंबर 40, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ए गंधार कला, उसके सामने दिया है मीनांडर। बी जूनागढ़ शिलालेख, उसके सामने दिया है पथिक। सी मिलिंद पन्नो, उसके सामने दिया है कुषाण। डी तक्ष शिलालेख, उसके सामने दिया है रुद्रदामन प्रथम। तो चलिए मैच करते हैं। गंधार कला को मिला देते हैं कुषाण से, जूनागढ़ शिलालेख को मिला देते हैं रुद्रदामन प्रथम से, मिलिंद पन्नो को मिलाते हैं मीनांडर से और तक्ष शिलालेख को मिलाते हैं पथिक से। तो सही ऑप्शन बनेगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 3, 4, 1, 2 जिस ऑप्शन में होगा 3, 4, 1, 2 वही सही उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो यही जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। चलिए व्याख्या देखते हैं। गंधार कला कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, मिलिंद पन्नो मीनांडर, तक्षशिलालेख पथिक। प्रश्न नंबर 41, अफगानिस्तान का वामयान प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए हिंदू मंदिर के कारण, ऑप्शन नंबर बी हाथी दांत के काम हेतु, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, ऑप्शन नंबर डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का वामयान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। व्याख्या देखते हैं। अफगानिस्तान का वामयान पहाड़ियों को काट कर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया।
प्रश्न नंबर 42, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिखर, ऑप्शन नंबर बी वेरा, ऑप्शन नंबर सी गंधार, ऑप्शन नंबर डी नागर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गंधार। गंधार कला शैली जो है भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43, गंधार कला शैली संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय तथा फारसी कला का, ऑप्शन नंबर बी भारतीय तथा चीनी कला का, ऑप्शन नंबर सी भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, ऑप्शन नंबर डी भारतीय तथा यूनानी कला का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय तथा यूनानी कला का। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। ऑप्शन नंबर ए मौर्य मूर्तिकला, ऑप्शन नंबर बी मथुरा मूर्तिकला, ऑप्शन नंबर सी भरहुत मूर्तिकला, ऑप्शन नंबर डी गंधार मूर्तिकला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गंधार मूर्तिकला। गंधार मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। चलिए व्याख्या देखते हैं। गंधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मरणोत्तर काल के थोड़े ही प्रश्न और बचे हैं जो अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।